हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका केमिस्ट्री के न्यू वीडियो में। आज से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं भोलानाथ इंटर कॉलेज के छात्रों के लिए। तो 11th का जो पहला चैप्टर केमिस्ट्री का उससे है रसायन का महत्व। रसायन के महत्व में हम सब लोग समझेंगे। अगर मेरे पास कोई कंपाउंड होता है, कंपाउंड जिसे हम लोग यौगिक बोलते हैं, अगर कंपाउंड होता है तो कंपाउंड का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, सूक्ष्मतम कण को हम बोलते हैं एटम, जिसे बोला जाता है परमाणु। क्या बोलते हैं उसे? परमाणु। अगर परमाणु की बात की जाए तो परमाणु का सर्वप्रथम नाम महर्षि कणाद ने दिया था। महर्षि कणाद, जिसे आज हम लोग कण के नाम से जानते हैं। उसके बाद इनका पुष्टि किया था डाल्टन ने। डाल्टन ने बताया कि ये जो एटम है, डाल्टन ने इस एटम शब्द को ग्रीक भाषा से लिया। कहाँ से लिया? ग्रीक भाषा से। इन्होंने बताया कि ए और टम, ए का मतलब नॉट, टम का मतलब डिविजिबल, मतलब जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते। नॉट का मतलब नहीं, डिविजिबल मीन्स विभाजन या विभाजित। या तो हम इसे लिख सकते हैं कैन नॉट, डिविजिबल मतलब कट लिख सकते हैं, इसे हम कट नहीं कर सकते हैं। उसे क्या कहा इन्होंने? एटम। और एटम का मतलब क्या होता है? परमाणु। अभी अगर एटम एटम को मिलाते हैं तो एटम एटम को मिलाने के बाद कोई ना कोई पदार्थ बनता है। तो संसार में जितनी सारी चीजें होती हैं, जितनी सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं, मतलब सभी पदार्थ, जितने सारे पदार्थ होते हैं उनके एक ना एक सूक्ष्मतम कण होता है। एक सूक्ष्मतम कण होता है। इसे सूक्ष्मतम कण से द्रव्य का निर्माण हुआ। अगर हम द्रव्य की बात करें तो संसार में जितनी सारी चीजें दिखाई देती हैं वो सारी की सारी चीजें द्रव्य होती हैं, चाहे वो कोई पदार्थ हो। अगर सीधा भाषा में बताएं तो सजीव या फिर निर्जीव, संसार में जो चीजें सजीव होती हैं या फिर जो निर्जीव होती हैं उन्हें हम लोग द्रव्य बोलते हैं। तो अगर वो द्रव्य है तो द्रव्य को हम जहाँ पे रखते हैं द्रव्य अपना स्थान घेरेगा, उसका कुछ ना कुछ भार होगा। और कुछ द्रव्य तो ऐसे होते हैं जिसे हम देख नहीं पाते, ना तो उसे हम छू पाते हैं बल्कि उसे हम महसूस करते हैं। जैसे हवा हो गया या वायु हम बोल सकते हैं। ये सब को हम छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस करते हैं। बस जब हवाएं चलती है तो हम लोग महसूस करते हैं। ये भी एक प्रकार का द्रव्य ही होता है। तो अगर द्रव्य की परिभाषा यहाँ से बताया जाए तो द्रव्य वह पदार्थ होता है, द्रव्य वह पदार्थ होता है जो स्थान घेरता है। इसमें से हमें तीन चीजें बहुत कॉमन तरीके से समझना है। एक तो अगर द्रव्य हमारे पास है तो द्रव्य को जहां रखोगे वो अपना उतना स्थान लेगा और उस द्रव्य का कुछ ना कुछ भार होगा। और कुछ द्रव्य तो ऐसे होते हैं जिसे हम देख नहीं पाएंगे, ना तो उसे हम छू ही पाते हैं, उसे केवल महसूस करते हैं। इसी से इसकी परिभाषा बनाएंगे। द्रव्य वह पदार्थ होता है जो स्थान घेरता है और जिसका कुछ ना कुछ भार होता है और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं। फिर से एक बार, द्रव्य वह पदार्थ होता है जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ ना कुछ भार होता है, जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? द्रव्य। द्रव्य को तीन अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा गैस अवस्था। अभी अगर तीनों अवस्था के बारे में देखा जाए, तीनों अवस्था के बारे में कक्षा 9 में आप सब पढ़ें अच्छी तरीके से। जो ठोस होता है, ठोस का दो होता है, एक तो आयतन, दूसरा आकार। मतलब ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित होता है। गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। अगर देखा जाए तो जो ठोस होता है, ठोस के जो कण होते हैं वो अधिक पास पास होते हैं। अधिक पास पास होने के कारण इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो प्रबल होता है। इसी प्रकार से द्रव के जो कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा दूर दूर होते हैं और इसमें जो बल लगता है वो आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। तीसरा, अगर गैस के बारे में देखा जाए तो गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। न तो इसका आयतन निश्चित होता है, न ही इसका आकार निश्चित होता है। तो इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। इसके अणु दूर दूर होने के कारण इनका जो आकर्षण बल होता है, इनका आकर्षण बल हम लोग नगण्य मान के चलते हैं, मतलब ना के बराबर होता है लेकिन बहुत कम होता है, नगण्य के बराबर होता है।
अब अगर किसी भी एटम्स को ले लिया जाए तो ये हमारे पास कोई एक एटम है, तो एटम के केंद्र पर एक नाभिक होता है। एटम के केंद्र पर एक नाभिक होता है और नाभिक हमेशा धनावेशित होता है। नाभिक धनावेशित क्यों होता है? क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन के धनावेशित होने के कारण हमारा नाभिक भी क्या होता है? धनावेशित होता है। अब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में एक निश्चित ऊर्जा से गति करते रहते हैं। तो जो नाभिक के जो नाभिक के पास में जो कक्षाएं होती हैं, उस कक्षा को हम बोलते हैं ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं उसे? ऊर्जा स्तर। या तो इसी का हम एक नाम देते हैं उपकोष, या फिर हम इसी का एक नाम देते हैं उपकक्ष। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका एक नाम होता है, इसे हम लोग बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या या मुख्य क्वांटम कक्ष, जिसे हम लोग दिखाते हैं एन से, जिसे व्यक्त करते हैं एन से। अब एन की वैल्यू कितना हो सकता है? की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट, या फिर अगर हम अल्फ़ाबेट के रूप में इसे रखें तो एन बराबर के एल एम एन ओ पी। अब बात यहाँ पे आती है कि जो ये के से हमने शुरू किया है इनकी कक्षाओं को, तो के से ये अल्फ़ाबेट में ए से भी शुरू हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं आप बाउ का सिद्धांत पढ़ते हैं। और ये आप बाउ का नियम जो दिया था वो वैज्ञानिक का नाम था क्लेवचस्के। इसका नाम के से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग जो ऊर्जा स्तर लिखते हैं, ऊर्जा स्तर को कहाँ शुरू करते हैं? के से शुरू करते हैं। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो ये जो नाभिक के पास में है, नाभिक के पास मतलब यहाँ पे n बराबर कितना है? 1 है। और जो दूसरी इसकी कक्षा बनी हुई है n बराबर कितना है? 2 है। जो इसका तीसरा ऊर्जा स्तर बना है n बराबर कितना है? 3 है। अगर यहीं पे देखा जाए तो जो n बराबर 1 है उसमें कितने इसके उपकोष हो सकते हैं? मतलब अगर इस कक्षा को हम डिवाइड करें तो इसमें कितने उपकोष हो सकते हैं? केवल और केवल 1, जिसे हम लोग किससे दिखाते हैं? S से। अगर दूसरा देखा जाए जो n बराबर 2 है तो यहाँ पे 2 उपकोष होंगे। कौन कौन सा? एक तो यस होगा, दूसरा क्या होगा? P होगा। अगर तीसरे को देखा जाए तो तीसरे में मतलब n बराबर 3। अब यहाँ पे S, यहाँ पे कितना उपकोष बन सकता है? 3। कौन कौन सा? एक S, दूसरा P, तीसरा D। अभी ये नाभिक के पास में है, मतलब यहाँ पे n बराबर 1, तो इसके सामने हम क्या लिख सकते हैं? मतलब 1s। कितना लिख सकते हैं? 1s। और ये n बराबर 2, तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं? 2s और 2p। अब ये n बराबर 3, तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं? 3s, 3p और 3d। इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं द्विगोणसी। क्या बोलते हैं इसे? द्विगोणसी क्वांटम संख्या। इसी को हम लोग द्विगोणसी क्वांटम संख्या बोलते हैं। और इसे हम लोग दिखाते हैं किससे? एल से। अगर यहाँ से एल का मान देखा जाए तो एल का मान कितना हो सकता है? एल का मान मतलब यस, पी, डी और एफ। अभी केवल 4 ही कक्षाएं ज्ञात हुई है, 4 उपकोष इसका ज्ञात हुआ है। कौन कौन सा? एस, पी, डी, एफ। अभी इसका अगर मैथमेटिकल फॉर्म देखा जाए तो एस का मैथमेटिकल फॉर्म कितना होता है? 0। पी का कितना होता है? 1। डी का कितना होता है? 2। एफ का कितना होता है? 3। बस आज के लिए इतना। आगे की वीडियो कल से इसी के आगे। थैंक यू।